आदाब नाज़रीन, आज के मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। आज हम बात करेंगे कि क्या देवबंद दहशत गर्दी की गंगोत्री है, जैसा कि गिरिराज सिंह ने बयान दिया है सहारनपुर में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली जंग हुई, उसके बाद अंग्रेज हुक्मरानों ने आम लोगों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। जगह जगह लोगों को पेड़ों से लटकाकर फांसी दी जाने लगी, तोपों से बांधकर उड़ाया जाने लगा। अंग्रेजी हुकूमत ने इसके साथ ही मदरसों पर भी निगरानी रखनी शुरू कर दी। कई मदारिस को बंद कर दिया गया। उसी वक्त देवबंद के उलेमा ने तय किया कि अब सीधी लड़ाई मुमकिन नहीं। ऐसे में दारुल उलूम बनाकर कौम को अंग्रेजों के खिलाफ करने की तहरीक शुरू हुई। मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद गंगोहवी की कोशिशों से 1866 में दारुल उलूम का कयाम अमल में आया। इसी मदरसे में बैठकर तालीम के साथ साथ मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के मंसूबे तैयार होने लगे। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल गफ्फार और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी जैसे दारुल उलूम के तलबा ने पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ महाज खोल दिया। 1912 में अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज हुआ। इस तहरीक के तहत अफगानिस्तान, तुर्की और जर्मनी को साथ लेकर अंग्रेजों से लड़ने का मंसूबा बनाया गया। इन मुल्कों से मदद मांगी गई ताकि अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सके। आज आजादी के 73 साल बाद उसी इदारे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल हुब्बुल वतनी पर, सवाल इदारे में पढ़ाए जाने वाले निसाब पर, इल्जाम दहशतगर्दी को फरोग देने का। दारुल उलूम पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का इल्जाम कोई नया नहीं है। दिल्ली इंतखाबात में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हनुमान जी पर सियासत खत्म नहीं हुई थी कि मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देवबंद को दहशत गर्दी की गंगोत्री करार देकर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि ये तो मां गंगोत्री का भी अपमान है, जिनकी नजीर दहशत गर्दी से दी गई है। वैसे तो गिरिराज सिंह के बयान को कोई संजीदगी से नहीं लेता, लेकिन वो मरकजी काबीना में वजीर हैं, इसलिए उनके बयान अहमियत रखते हैं। गिरिराज सिंह ने एंटी सीए प्रोटेस्ट को भारत के में खिलाफत कायम करने की लड़ाई करार दिया है। अब सवाल यही है कि क्यों बार बार देवबंद पर सवाल उठता है। क्या दारुल उलूम जिन मकासद के साथ बनाया गया था वो अपने हदफ से भटक गया? क्या वहां ऐसे निज़ाम और निसाब हैं जिस पर सवाल उठने लाजमी है? क्या दारुल उलूम के बेजरूरत फतवों ने भी इदारे की शबीह को नुकसान पहुंचाया? आज इन्हीं सवालों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा, उनके मुखालिफत में उलेमा ने क्या कहा। देखिए, देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है। इन्होंने जो दारुल या देवबंद के बारे में बयान दिया है, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो देवबंद आते, दारुल देखते, मोहतमिम से बातें करते, कोई उनको शिकायत थी तो डायलॉग के जरिए उसको दूर करने की कोशिश करते। इस तरह का बयान देना जिससे नफरत का माहौल फैले और मोहब्बत ख़त्म हो, भाईचारा ख़त्म हो, ये किसी हिंदुस्तानी शहरी को हक नहीं है। सबको मिलजुल कर हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। समझता हूं कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों को भी और गिरिराज सिंह को भी कम से कम अकल ले लेनी चाहिए। ये उनकी बौखलाहट है दिल्ली के परिणाम आने के बाद की, और जिस तरह की वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, ये नफरत की बातें करते हैं, उनको इन चीजों से बाज आना चाहिए। उन्हें देश की हालत को देखनी चाहिए कि देश क्या है, और ऐसे पवित्र स्थान देवबंद को ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, उन्हें अपने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। आज के मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या दारुल उलूम देवबंद दहशतगर्दी की गंगोत्री है? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या
दहशतगर्दी से गंगोत्री का मवाजना मां गंगोत्री की तौहीन नहीं है? हमारा तीसरा सवाल कि बार बार दारुल उलूम देवबंद पर ही सवाल क्यों उठते हैं? देश में और भी तो मदरसे हैं। हमारा चौथा सवाल कि क्या देवबंद का नजरिया शिद्दत पसंदी की तालीम देता है? और हमारा पांचवा और आखिरी सवाल, जैसा कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि क्या एंटी सीए प्रोटेस्ट तहरीके खिलाफत की लड़ाई है? इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय चौधरी साहब, लीडर हैं बीजेपी के, विजय कौशिक साहब कांग्रेस लीडर हैं, फिरोज बख्त साहब चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, और अब्दुल मोइद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र से फारिग हैं। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है स्टूडियो में। पहला सवाल फिरोज बख्त साहब आपसे कि क्या दारुल उलूम देवबंद, जिसकी अभी आपने तारीख सुनी कि उसकी तारीख कितनी शानदार और कितनी ताबनाक है, दारुल उलूम का मकसद क्या था, किन मकासद के तहत दारुल उलूम का कयाम अमल में आया, आज बार बार उस पर इल्जाम लगते हैं और मरकजी वजीर कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद दहशतगर्दी की गंगोत्री है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है दारुल उलूम का, बिल्कुल इट वाज बैंग ऑन टारगेट। क्योंकि देखिए, दारुल उलूम देवबंद की जो तारीख़ है वो जद्दोजहद आज़ादी से जुड़ी हुई है। 1857 से लेकर 1947 तक जो कुर्बानियाँ दारुल उलूम के देवबंद के उलेमा ने, अकाबरीन ने, अमायदीन ने दी हैं, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और इसके बारे में बहुत सी किताबें, बल्कि बहुत से अंग्रेज़ी जो राइटर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में किताबें लिखी हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब जद्दोजहद आज़ादी की ये तहरीक चल रही थी तो लाखों, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जो हमारे उलेमाए हिंद थे उनको पेड़ों से लटका दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। बड़ी कुर्बानियाँ इस मिट्टी के अंदर इन लोगों की हैं, हम लोगों की हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, जो पहला सवाल है। देखिए, मैं बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे एमपी साहब ने जो बात कही, गिरिराज सिंह साहब ने, मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और मिनिस्टर भी हैं, तो उनके मुंह से इस तरह की जो बात आना मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। क्योंकि देखिए, ऐसा है, मैं वो मोदी जी के कैबिनेट के बहुत अहम एक मंत्री हैं, और मोदी जी का जो नस्बुलैन है, जो उनका ध्येय है, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जहां हम देखते हैं कि मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और जहां वो कहते हैं, बात करते हैं मेक इन इंडिया की, मुझे बड़ा अफसोस होता है उन्हीं की टीम के कुछ मंत्री या एमपी वो ब्रेक इन इंडिया की बात करते हैं। अब मैं समझता हूं, मैं एक बार बस बीजेपी के लीडर हैं, यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। विनय चौधरी साहब, वजीर आजम कहते हैं कि हमको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना है। उन्हीं की कैबिनेट के वजीर कहते हैं, बार बार वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते हैं। दारुल उलूम देवबंद पर आज उन्होंने जो जिस तरह का उन्होंने सहारनपुर में बयान दिया कि दारुल उलूम देवबंद गंगोत्री है दहशतगर्दी की, तो क्या इस तरह के बयान से यहाँ का जो रहने वाला मुसलमान है वो खौफ में, वो दहशत में नहीं आएगा? देखो, एक बात तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ बतौर पार्टी प्रवक्ता कि जो मंत्री जी का बयान है वो उनका अपना निजी बयान है, और उन्होंने वो अपना निजी बयान है, इसका पार्टी पूर्ण रूप से खंडन करती है। दूसरा, हमें दुख इस बात से होता है कि जहां पर अगर इस तरह के जो बयान देने की नौबत कब आती है, आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर कुछ समय से, लगभग आज 58 से 60 दिन हो गए, किस तरह से शाहीन बाग को इस तरह के जाम लगा के बैठ गए, रोड जाम करके बैठ गए, वहां से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे टाइम से, वो लेट हो रहे हैं। तो हमें दुख इस बात का होता है कि जब दिक्कत यह है कि सिर्फ खंडन होता है, एक्शन नहीं होता। इसी वजह से इस वक्त जो कैबिनेट है उसके कई वजीर इस तरह की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी
करते हैं जिससे लोगों में तफरीक पैदा होती है। नहीं, फिर इसका दारुल उलूम देवबंद से तो कोई जुड़ाव है ही नहीं कहीं से कहीं तक। जी सर, साफ तौर पे मैंने सबसे पहले यही बोला कि वो उनका अपना निजी बयान है, इसका पार्टी पूर्ण रूप से उसका खंडन कोई करेगी। लेकिन एक्शन हो- हमें दुख कोई इस बात एक्शन का है, होगा। देखो जहां पर जिस देश में हम लोग रहते हैं वहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई जिस तरीके से हम बात करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं, हम सबका ख्याल लेके चलते हैं। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग सबको एक तराजू में तोलने की बात कर रहे हैं, पर वहां पर जब इस तरह की जो विचारधारा आ जाती है कि भैया आप सीए का विरोध कर रहे हो, मतलब पार्टी अगर किसी भी तरह का कुछ भी काम करती है, 370 पे लेके आई, 3 तलाक का मुद्दा लाई, इनको हर जगह पे इनको विपक्ष में खड़ा होना है और इनको खिलाफत करनी है। तो हमें दुख उस बात का कि आप उस समय कहां हो जाते हो। पार्टी तो हमेशा, सरकार तो हमेशा आपके लिए सोच रही है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन जब शाहीन बाग के अंदर जब इस तरह के उपद्रव हुए या इस तरह के देश तोड़ने की बात हुई है, जिन्नावाली आजादी की बात हुई है, आप जब बाकी लोग विपक्ष लोग तब उनका साथ क्यों देते हैं। हमें दुख इस बात का वहां जाके जो उग्र नारे लगाते हैं, जो इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, जो गुस्सा वहां पे आप देख रहे हो युवा का गुस्सा रहता है। आपने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को दारुल उलूम देवबंद से जोड़ दिया, ये अलग बात है, उस पर भी हम लौटेंगे। अब्दुल मोहित अजहरी साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बात का खंडन करती है, उनके इस बयान का खंडन करती है। मेरा सवाल यह है कि बार बार दारुल उलूम देवबंद पर ही सवाल क्यों उठता है? मुल्क में तो और भी मदरसे हैं, बरेलवी हजरात का पूरा मरकज है बरेली शरीफ, फिर देवबंद पर बार बार शक की निगाहें क्यों जाती हैं? देखिए अब्बास साहब, चौधरी साहब ने बड़ी सफाई के साथ, पहले तो इनका खैर मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने पार्टी की तरफ से उस बयान का खंडन किया है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत, चूंकि अब ये पार्टी का बयान नहीं रहा, व्यक्तिगत उनके वक्तव्य को इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है शाहीन बाग से। और शाहीन बाग से उन्होंने क्या कहते हैं दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा को जोड़ करके, और जो गिरिराज सिंह ने कहा, गिरिराज सिंह का ये बयान कोई नया नहीं है। गिरिराज सिंह इस तरह के जो बेतुके बयान शुरू से देते आ रहे हैं, और अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस कि मोदी जी के नेतृत्व की बीजेपी पार्टी में इस तरह के बयानों को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल रहा है। मोदी जी की विचारधारा या मोदी जी जो बात कर रहे हैं, मोदी जी जो कह रहे हैं, उसका एक अलग नैरेटिव है, और उसी को तोड़ने के लिए उनके कम से कम 10 से 15 मंत्री ऐसे हैं जो सुबह में अगर मोदी जी कोई देश को जोड़ने की बात करते हैं तो शाम को कम से कम 5 लोग उन्हीं की बात को तोड़ करके ये बता देते हैं कि मोदी जी ने जो कहा उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मामला है, ये देश नहीं इसको नकार रहा है, उन्हीं के मंत्री और उन्हीं के प्रवक्ता या उन्हीं के लोग करा रहे हैं। बात आते हैं दारुल उलूम देवबंद की। देखिए, एक चीज तो यहां पर मैं साफ कह दूं कि बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, जैसे कि दारुल उलूम देवबंद, यहाँ पर आपको तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हिंदुस्तान में खास तौर से मुसलमानों में जो सेक्टेरियन पहलू है, ये कहीं किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी विचारधाराओं का हम विरोध करते हैं और हम रहे हैं, उनके घोर विरोधी भी रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान, जैसा कि मैंने कहा, नया नहीं है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा उनको लगता है, जांच कराना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा बंगाल के मदरसों के ताल्लुक से भी यही बात हुई थी। उससे पहले भी जब आपको अब्बास साहब, मुझे लगता है आपको पूरी तरीके से याद होगा, आज से तकरीबन 5 साल 6 साल पहले जब वो अलकायदा और तालिबान के टूटने के बाद एक नई, यानी कि जो ISIS का जब गठन हो रहा था, उसी वक्त साउथ एशिया में एक नई ब्रांच कायम करने की बात चल रही थी, और वहां पर जो 2-3 लोगों ने उसकी शुरुआत करने की बात कही थी, उनके तार भी जोड़ने की कोशिश की गई थी। वहां पे नदवा से भी जोड़ा गया था, देवबंद से भी जोड़ा गया था। का रोल नहीं था, सलमान नदवी ने नहीं, दूसरी बात है, खलीफा नहीं, दो लोगों ने कहा कि हम आपकी खिलाफत तस्लीम नहीं, उसकी बात दूसरी है। ये तो सलमान नदवी ने जो बात कही थी, ये दूसरी बात है। 2 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जिन्होंने अलकायदा और ISIS यानी कि तालिबान से जो 2 लोग टूटे थे ना, टूट कर जो साउथ एशिया में क़यादतुल जिहाद के नाम से वो यहाँ पे आना चाह रहे थे, तो 2 लोगों ने उनके उस नई ब्रांच को खैर मकदम करने की कोशिश की थी, और उन दोनों लोगों को जो है नदवा और देवबंद से जोड़ा गया था। 5 साल से 6 साल हो गए आज तक। अगर ये सच था तो वाकई में ये चिंता का विषय है और इस पर आप जांच करो। लेकिन अगर सच नहीं है
तो ऐसे बार बार मदरसों को टारगेट करके आप देशवासियों का नहीं, आप मोदी जी के उन सपनों के भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो मोदी जी 2014 में सबका साथ सबका विकास और 2019 में एक और आगे बढ़ करके सबका विश्वास की बात करते हैं। कोई और नहीं तोड़ रहा है, खुद आप तोड़ रहे हैं। और एक आखिरी बात, एक कितनी मतलब ये तो चौधरी साहब का बड़प्पन है यह कि इन्होंने गंगोत्री, जो मैंने गंगोत्री से समझा है कि उसमें जो डुबकी लगाता है वो पवित्र हो जाता है, और उसमें ये कह रहे हैं कि जो है देवबंद जो है वो आतंकवाद की गंगोत्री है। मुझे बात समझ नहीं आई और मुझे लगता है इस पर जो है थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जैसा अभी विनय चौधरी साहब कह रहे हैं, बीजेपी लीडर हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे देवबंद से कोई लिंक है? और गिरिराज सिंह ने भी सहारनपुर में इसी सवाल का जवाब दिया। वहां पर एक रिपोर्टर ने पूछा कि जो गंगोह इलाका है वहां पर एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि साहब गंगोह क्या, ये पूरा इलाका ही, ये पूरा देवबंद, ये तो आतंकवाद की गंगोत्री है। जो हमारे यहाँ स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं जी, जो शख्सियत हमारे साथ जितनी भी हैं, सबका एक ही कहना है कि मोदी जी में कांटे नहीं है, भाजपा में चाहे कितने ही कांटे हों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये उन्हीं की रणनीति का एक हिस्सा है, और उसी रणनीति के तहत भाजपा के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, उन्हें मुस्लिमों का साथ नहीं चाहिए, और वो कहीं ना कहीं एक देश की जनता को बांटकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक राजनीति है। देखिए, माननीय मोदी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कपड़ों से जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनकी पहचान हो जाती है। तो भाई अब तक तो हमने ये सुना था कि भी जो आतंकवादी हैं उनकी कपड़ों से कोई पहचान संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई वारदात अंजाम देनी होती है तो दूसरी तरह के कपड़े पहनकर आते हैं। इन्हीं की सरकार के कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि पोहा खाने के तरीके से बांग्लादेशियों की पहचान हो जाती है। हमने सरकार से पहले भी एक बात कही थी कि भी आप मदरसों पर उंगली उठाते हैं, आप मस्जिदों पर उंगली उठाते हैं, ऐसा कीजिए इस देश में जितने भी मंदिर मस्जिद और जितने भी ये अपने जो इबादत स्थल हैं सब जगह आप कैमरे लगवा दीजिए कि अगर कहीं भी देश विरोधी गतिविधि हो रही है तो सरकार को पता चल जाए और कार्रवाई हो जाए। आप के पास सबूत कुछ नहीं है, रोजाना आप कुछ ना कुछ जाति विशेष के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। क्या मोदी जी को मालूम नहीं है? जब प्रज्ञा ठाकुर ने जब मुद्दे उठाए थे और महात्मा गांधी पर भी आरोप लगाए थे, तब मोदी जी ने कहा था कि भाई मैं दिल से उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे भाई, दिल से माफ करने ना करने वाली क्या बात है? आप उन्हें अपनी पार्टी से निकाल बाहर फेंकिए, सजा दीजिए ना, मजाल है वो दूसरे दिन कुछ भी कह जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इनका सारा गेम प्लान है कि भाई लोग रोजगार की बात ना करें, लोग जो है जो सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है इनकी बात ना करें। लेकिन जब माइनॉरिटी के लिए मोदी जी काम करते हैं, योजनाएं लेके आते हैं, तब मेरे भाई ने एक तरफ तो खंडन किया था कि जी वो जब माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं मोदी जी, तब आप बात नहीं कर रहे, खंडन करते हैं, हज पे सब्सिडी देते हैं, दूसरी तरफ शाहीन बाग के माध्यम से बेटियों के लिए क्या आपके बीच में नहीं बोले, बोलते रहना। चौधरी साहब बात कंप्लीट होने अभी इन्होंने शाहीन बाग के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को एक तरफ खड़ा कर दिया और कहा कि भी ये लोग हमारी पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं, हमारी सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, जबकि हम इनका विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं शाहीन बाग में वो लोग इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो सरकार के कितने नुमाइंदे वहां गए, कितने नुमाइंदों ने जाकर वहां बात की कि भी तुम्हारा दुख दर्द क्या है? ना कांग्रेस के गए ना, वहां जाके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं आप लोग, जाके आप लोग कितना भाजपा के नेता दिल्ली के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उसको प्रोपेगेंडा जो आपने बनाया है शाहीन बाग को, अच्छा मुझे बताइए, रखा है, आपको सोचना चाहिए ना। फायदा लिया। विनय चौधरी साहब आपके पास आऊंगा, कौशिक साहब ने बात तकरीबन मुकम्मल कर ली है। थोड़ी सी दो लाइन की बात और कह देता हूं। देखिए, इन्हीं के नेता कहते हैं 3 हाथ जमीन चाहिए तो वंदे मातरम बोलना होगा। इन्होंने कहा कि भी शाहीन बाग, अरे भैया आपके नेता जाते तो सही, वो भी तो भारत के नागरिक हैं, जब आपको उनका विश्वास जीतना है उनके बीच में जाकर बैठ जाते, सरकार आपकी है, क्या देश के मुसलमान आपको गोली मार देते वहां पर है? और अगर मार देते तो क्या आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है, इतनी डूबी हुई है? मैं एक बात कह रहा हूं, आपने शाहीन बाग पर राजनीति की, दिल्ली में आपके नेता तमाम तरह से एक ही बात कहते रहे, आप 8 तारीख को बटन दबाना, शाहीन बाग को करंट लगना चाहिए, 11 तारीख को धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। चलिए, इसका फिरोज बख्श साहब यहाँ मौजूद हैं, अक़लियतों के मसाइल और कौम मिल्लत के मसाइल को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, पेश रहते हैं। फिरोज बख्श साहब, जैसा कि कौशिक साहब जो सवाल उठा रहे हैं
कि आप सब लोग ये तस्लीम करते हैं कि वजीर आजम कभी इस तरह का बयान नहीं देते। वजीर आजम का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वजीर आजम एक्शन नहीं लेते जब उनके वजीर कोई बयान देते हैं, और फिर वो जो कपड़ों से पहचानने वाली बयान है उससे लोगों में खौफ है। हाँ देखिए, ऐसा है अब्बास साहब जी कि हमारे जो दोनों भाई बैठे हैं, चाहे कौशिक जी हों, चौधरी जी हों, चाहे रास्ते इन्होंने अलग अलग ले रखे हों, लेकिन मकसद और मंजिल एक ही है, वो एक है हिंदुस्तान को एक बहुत ही प्यारी एक धरती बनाना, सरजमीन बनाना, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साझा विरासत के साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते रहें। भले ही इनकी पार्टियां अलग हों, लेकिन दोनों का मकसद मैं समझता हूँ एक ही है। देखिए क्या है कि अभी आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का। देखिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक, मैं आपके उस कपड़े वाले कमेंट में भी आऊंगा। थोड़ा सा मुझे अपने ओपनिंग कमेंट में मुझे वक्त कम दिया था, खैर चलिए कोई बात नहीं, सभी को वक्त मिलना चाहिए। देखिए अब्बास साहब क्या है कि जो अभी इन्होंने बात करी चौधरी साहब ने कि भाई जो प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर ने रखे हैं अक़लियतों के लिए, उस पर जो है मैं ठीक है, उस पर उसकी तारीफ होनी चाहिए अगर कोई अच्छा काम हुआ। एक जो बात मैं बार बार दोहराता हूँ प्राइम मिनिस्टर की, जो उन्होंने 6 जून 2015 को एक मीटिंग में कही थी तमाम उलेमा और तमाम इंटेलेक्चुअल्स के साथ सामने मुसलमान के, वो उनका एक नारा सा है जो हम रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमान हमारी संतान की माफिक हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं, और मैं हर मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान देखना चाहता हूँ। उनका जो सोच, उनकी सोच इसी लाइन पे है। लेकिन देखिए ऐसा है, अगर कपड़ों की कोई बात कही जाती है, या जैसे हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेंबर पार्लियामेंट गिरिराज साहब ने बात कही, तो मैं सोचता हूं कि देखिए हमारी मिली जुली जो संस्कृति है, इसमें थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अब राष्ट्रपति की बात है, राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं वो मदरसे के पढ़े हुए हैं, और मुझे किसी ने बताया था कि हमारे जो ये नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी अच्छी उर्दू, फारसी और अरबिक आती थी, कहीं ना कहीं मदरसे से टच था। तो ये जो मदरसे हैं ये आप देखिए, एक बात और बताऊं, आपने मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और जो लाल रुमाल तहरीक के हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के हाँ पेश थे, उसमें हुसैन अहमद मदनी साहब, रशीद गंगोही साहब, और एक और नाम लेना चाहूँगा, चौधरी साहब आप ध्यान दीजिए इस पर, उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। इन सब ने मिलकर अफगानिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान की एक तरह से एक वहाँ कैपिटल का जो है दागबेल डाली थी उसकी। तो मदरसे का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, रही बात देखिए शाहीन बाग का बहुत हो गया जिक्र, शाहीन बाग के लिए भी मैं एक मदरसे की मैं बात बताना चाहूँगा। वहाँ के मोहतमिम का एक बयान आया था, उन्होंने ख़वातीन से कहा था, देखिए हम नहीं चाहते कि आप सड़क पे बैठें, सड़क को आप खाली करिए, अपने मतलब जो आपके काम हैं उसमें ध्यान दीजिए, घर जाइए, बच्चों को देखिए, ये उन्होंने कहा। तो एक और मैं बात बताना चाहूँगा चौधरी साहब, 2009 गालिबन, मुझे शायद तारीख याद रहे, ये इसी दारुल उलूम देवबंद से एक बड़ा अहम फतवा जारी हुआ था, और ये फतवा बहादुर शाह जफर ने भी जारी किया था। उसमें कहा गया था कि बकरीद के मौके पर हम ये चाहते हैं कि जो गाय है उसको ज़िबा ना किया जाए, उसकी कुर्बानी ना दी जाए, क्योंकि हमारे बिरादरान वतन उसको अजीज समझते हैं। तो ये चीज़ें हमारे समाज से निकलती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को आगे रखा जाए, और मदरसा हो या शिशु संस्थान हो जो कि आरएसएस चलाती है, इन सब का मकसद है एक अच्छी तालीम देना, राष्ट्रवाद की तालीम देना। और हमारे यहाँ तो इस्लाम में कहा गया है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें, अब ये खटपट बीच में होती रहती है इसी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कि हिंदू मुस्लिम से हमें बचना चाहिए। हम तो भाई भाई हैं, हम गले मिल के रहते चले आए हैं, तो उस टोन और टेन्योर से बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी हमारी लगातार ये बहस जारी रहेगी कि क्या दारुल उलूम देवबंद दहशत गर्दी की गंगोत्री है। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि क्या दारुल उलूम देवबंद दहशत गर्दी की नर्सरी है। यह गिरिराज सिंह का बयान है। इस बयान पर सहारनपुर के एमपी फजल रहमान ने क्या कुछ कहा है, देखते हैं। साथियों, कल एक बयान गिरिराज किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं,
उन्होंने दारुल उलूम के बारे में दिया है और ये कहा है कि हमारा ये दारुल उलूम देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। इस बयान की हम उनकी मजम्मत करते हैं और दूसरी मजम्मत हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने गंगोत्री नाम का बदनाम करने की कोशिश की है। विनय चौधरी साहब, यही सवाल मैं आपसे लूंगा कि क्या दहशतगर्दी का मवाजना, उसका तकाबुल गंगोत्री से करना, क्या मां गंगोत्री का अपमान नहीं है? देखो, जो जहां जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आप इस तरह का हम लोग एक दूसरे में समानता नहीं देख सकते। जहां पे हम अगर कुरान की बात करें और गीता की बात करें, बिल्कुल हम दोनों हमारी पूजनीय है। कुरान अपनी जगह पूजनीय और गीता अपनी जगह पूजनीय है, दोनों पूजनीय है, लेकिन एक दहशतगर्दी है और एक पवित्र मां गंगोत्री है। आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे? नहीं, इस तरह का नहीं कर सकते। कह तो रहे हैं स्पष्ट कि गीता की तो तुलना गंगा से हो गई और कुरान की उससे हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी साफ तौर पे कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नहीं, और आपने ये बताइए कि वो जो उनको उसकी समानता जो उन्होंने बताई है, जो मुकाबला उसका किया है कि दहशतगर्दी और गंगोत्री, क्या उनका ये बयान दुख होता है हमें इस बात पे जान के, वो इस बात की नौबत क्यों आई है उन्हें कहने की। आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आप सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे आप देखिए कि शाहीन बाग, हम बार बार आप कहते हो, फिर आप कहते हैं कि शाहीन बाग का मुद्दा क्यों ले लिया। अरे भैया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या दहशतगर्दी को मां गंगोत्री से जोड़ना जायज है, ठीक है, जस्टिफाइड है? आप कह रहे हैं शाहीन बाग बिल्कुल नहीं है। देखो, हमें बिल्कुल नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि जो इस तरह से तोड़ मड़ोड़ के ये पूरा माहौल खराब कर दिया और उसके चक्कर में कि वो बाइट फिर से सुनाई जाए, चौधरी साहब को वो बाइट फिर से सुनाई जाए, विपक्षी दलों ने वो बाइट फिर से सुनाई जाए। विपक्षी दलों ने क्या माहौल क्रिएट कर रखा है, आप समझने की जरूरत है। आप देखिए, समझने की जरूरत है। अरे भैया, प्रवेश वर्मा जी को बयान क्यों देना पड़ रहा है? शाहीन बाग के अंदर आप इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता वहां जाके सपोर्ट करते हैं। ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये देवबंद, ये आतंकवाद की गंगोत्री है। यानी आतंकवाद की गंगोत्री है, वो साफ कह रहे हैं, और आप उसको जस्टिफाई करने पे तुले हुए हैं कि नहीं वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सबसे पहले आपने ये प्रश्न मेरे से पूछा, मैंने साफ तौर पे बोला मतलब वो इनका निजी बयान है, वो इनका निजी बयान है। लेकिन मैं आपसे, कोई भी कह दे, मैं चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, मां गंगोत्री का अपमान बर्दाश्त करेंगे आप? मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हाफिज सईद वहीं से निकले कि नहीं निकले, मुझे ये बता दो आप। हाफिज सईद का पाकिस्तान का रहने वाला। अरे भैया, जो इस तरह की विचारधारा आती है, जो इस तरह की विचारधारा कहां से आ रही है, किस तरह की विचारधारा पनपी जा रही है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की बात करते हैं। अपनी बात रखूं जी। नहीं, आपने मां गंगोत्री का अपमान बर्दाश्त किया, ये और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते। हम इस बयान की मजम्मत करते हैं। मां गंगोत्री हमारे लिए पवित्र हैं, पाक हैं, पाकीज़ा हैं, हमारा उनसे हमारी अकीदत उनसे जुड़ी हुई है। अब्दुल मोहित अजहरी साहब, आपके पास आते हैं। दारुल उलूम देवबंद पर बार बार सवाल उठते हैं और इल्जामात के घेरे में यह पूरा इदारा आता है। विद इन द कम्युनिटी, मिल्लत के अंदर भी दारुल उलूम पर सवाल उठते रहे हैं अब्दुल मोहित अजहरी साहब। नहीं, देखिए, इससे पहले कि हम उस पर आए, एक बात तो आप देख लीजिए कि जिस तरीके से जामिया पर और शाहीन बाग पर गोली चली, उसको जस्टिफाई किया गया था। इस वजह से जस्टिफाई किया गया था कि वहाँ पे नारे लग रहे थे। मतलब यह है कि इस तरह के नारे लगाओगे जिसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक जांच नहीं हुई है और ना ही कोई पुष्टि हुई है उसकी, लेकिन अगर जांच इस तरह के नारे की बात आएगी तो हम गोली मार देंगे, और ये जस्टिफाइड है। इसी तरीके से गिरिराज सिंह का भी यही बयान है कि चूंकि आप लोग जो है सीए के खिलाफ करें, इसलिए हम तुमको आतंकवादी कह देंगे, और एक आदमी आके कहता हो तो केजरीवाल को भी आतंकवादी कह देते हैं। रही बात है कि अभी इससे पहले अभी कह रहे थे कि सीए के प्रोटेस्ट को लेकर के आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस ने, नॉर्मली कांग्रेस पर इल्जाम लगाया जाता है। अब्दुल मोहित अजहरी साहब, हम सीए प्रोटेस्ट पे बाद में आएंगे। मैं उस पे दारुल उलूम देवबंद बार बार शक के दायरे में, सवाल के दायरे में,
और मजम्मत के दायरे में आता है। विद इन द कम्युनिटी, मिल्लत के अंदर भी दारुल उलूम के ऊपर सवाल उठे हैं। दारुल उलूम से ऐसे फतवे आते हैं कि जो सही नहीं होते। नहीं, एक चीज ईद के दौरान आ जाएगा कि साहब मेहंदी मत लगाइए, गले मत मिलिए, शियों के साथ इफ्तार करने में भी फतवा आ जाता है। तो क्या दारुल उलूम देवबंद की शबीह वो नहीं रही जो आज़ादी के वक्त थी? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल, जो आज़ादी की तहरीक दारुल उलूम देवबंद से मंसूब है, वो आज़ादी की तहरीक के जो भी उस वक्त के तारीख़ी मनाजिर हैं, वो कहीं ना कहीं आज जो है वो फतवेबाजी में तब्दील हो गए हैं। अभी एक बात कही गई थी कि दारुल उलूम देवबंद ने ये भी फतवा जारी किया था या फरमान जारी किया था कि जो है महिलाएं जो है वो प्रोटेस्ट में ना निकलें। आपको मालूम होगा, शायद दारुल उलूम देवबंद की पूरी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि जैसे ही ये बयान आता है, दारुल उलूम देवबंद के अंदर ही मुखालफत शुरू हो जाती है और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। एक बात, और ये सच है कि आए दिन गैर जरूरी फतवे दारुल उलूम देवबंद सादिर करता रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उम्मत मुस्लिमा के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी, नाराजगी भी पाई गई है। तीसरी बात, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं पैरेलल चल रही। एक विचारधारा जिसे हम सूफीवाद कहते हैं, तसव्वुफ कहते हैं, और दूसरी जो है कहीं ना कहीं सूफीवाद से हट करके है। तो दारुल उलूम देवबंद हमेशा इसलिए कटघरे में आता है कि वो थोड़ा सा सख्त विचारधारा के उसमें आता है। जैसे कि जो सूफीवाद की विचारधारा है, जो सबको मिलजुल कर रखने की विचारधारा है, वो चाहे हिंदू के साथ रहने की हो, सिख के साथ रहने की हो, या जो क्या कहते हैं किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज करके, कंप्रोमाइज इन द सेंस कि आप एक साथ रहो और जहां पर जरूरी ना हो वहां पर आपको जरूरत नहीं कि आप मजहब को अख्तियार करो। और दारुल उलूम देवबंद कहीं ना कहीं उस सूफीवाद की विचारधारा से अलग है, इसलिए भी निशाना बनता है। लेकिन उसे आतंकवाद से जोड़ देना कहीं ना कहीं, देखिए इन्होंने तो डिनाई कर दिया है कि ये पार्टी का नहीं है, लेकिन मैं तो उसको सीरियसली भी लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ दारुल उलूम देवबंद नहीं, जितने भी इल्जाम मदरसों पे लगते हैं आप जांच करा दो। अगर किसी भी तरह का कोई लिंक होता है तो आप जो है उसको तुरंत उसके ऊपर जो है कार्रवाई करो, और अगर नहीं है तो मैं माननीय मोदी जी से ये अपील जरूर करना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते अपने इन बकैतों की जो बेजुबान और बेलगाम हो चुके हैं, इनकी जबान पर लगाम लगाओ, इससे देश टूटता है। ये देश की जो सौहार्द की, जो भाईचारे की, जो एकता और अखंडता के बाद वो टूटता है। लगा लो इस पर लगाम लगा। देखिए मदरसों को मॉडिफाई करने की हमेशा बात करते हैं मोदी, सारी चीजें सही है, समझना पड़ेगा। मोदी जी हमेशा सोचते हैं विकास की बात करते हैं। विनय चौधरी साहब, विजय कौशिक साहब कुछ जवाब देंगे? देखिए, भाजपा के बड़े नेता गिरिराज सिंह के बयान के मायनों को समझिए। सबसे पहले तो उन्होंने गंगोत्री को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। उन्होंने एक तुलनात्मक दृष्टि से कहा है कि भाई हमारी गंगोत्री, वहां से पुण्य की बरसात होती है, लोगों के पाप हरे जाते हैं, जबकि वहां पर आतंक की फैक्ट्री खुली हुई है देवबंद में। सीधे सीधे उन्होंने नाम भी गिना दिए। उन्होंने कोई छुपा हुआ बयान नहीं दिया। उनका सीधा सा कहने का अर्थ ये है कि देवबंद आतंक की फैक्ट्री है, वहां से आतंकी पैदा हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार क्या कोई लुंज-पुंज सरकार है कि जिसके रहते हुए आतंक की फैक्ट्री चल रही है और आप लोग बंद नहीं करा सकते? भाई साहब, सरकार आपकी है, फैक्ट्री को पालने का काम कौन कर रहा है? आतंकी फैक्ट्री को पालने का काम कौन कर रहा है? अरे भैया, आप लोग कर रहे हैं, 70 साल से आप लोग करते आ रहे हैं, 70 साल से आप लोग करते आ रहे हैं। बीच में देश की क्या दुर्दशा आपने कर दी है? 70 साल से कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। आपने कश्मीर के अंदर क्या प्रदर्शन करके प्रदर्शन से वही रूप आप दिल्ली में देना चाहते हैं? विनय चौधरी आपके पास आऊंगा। विजय कौशिक साहब, अगर देवबंद में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, सेना आपके पास है, पुलिस आपके पास है, अरे फेंक दीजिए मिसाइल। अरे क्या देश का मुसलमान, एजेंसियां काम कर देश रही का हैं, मुसलमान जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, आतंकवादी पैदा हो जांच काम कर रही हैं। अगर उनको किसी भी तरह की कुछ भी अगर इस तरह का आरोप निराधार लगता है तो वो उनको पकड़ेंगे। जांच एजेंसियां नेताओं ने कहा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि काम नहीं कर रहे। नहीं, यहाँ एक सवाल है, एक सवाल यहाँ पर 20 में भाजपा नेताओं ने चुनाव में कहा बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान, भारत माता की बात की, आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया उनका? एक सवाल, भारत माता की कहने में आपको क्या दिक्कत है? वंदे मातरम कहने में आपको क्या दिक्कत है? आप वहां जाके साइन बाग जाके टेस्ट को सपोर्ट करते हैं, वहां जाके उग्र प्रदर्शन की बात करते हैं, उनको बरगलाने की बात करते हैं, उनको धमकाने की बात करते हैं। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, खराब कर दिया है आपने देश का। ऐसे बातें नहीं निकल पाएगी। मैं उनके पीछे बोला क्या? बहुत देर से खामोश हैं।
फिरोज बख्त साहब बहुत देर से खामोश हैं, आपके पास आऊंगा। देश फिरोज को- बख्त साहब देश मुद्दों को से ध्यान तोड़ने की भटका बात रहे की हैं। जाएगी। मोदी साहब बात देश पूरी को होने मोदी दीजिए, बताना है। आऊंगा आपके पास, ये आप जवाब भाजपा की दीजिएगा, योजना है। देश को खुल के तोड़ने की जवाब बात की दीजिएगा, जाएगी तो मुद्दा बोलिएगा, बनेगा। खुल के बोलिएगा। देश के चौधरी अंदर साहब, अगर जिन्ना वाली आजादी की बात की चौधरी जाएगी तो साहब, मुद्दा आऊंगा बनेगा। आपके पास। देश का उसके लिए विभाजन सारे की बात की मुसलमानों जाएगी को तो मुद्दा फांसी बनेगा। होगी। देश के गोली अंदर मार आप देंगे। इस तरह का रोड जाम करके बैठ जाओगे, साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा चौधरी है साहब, कि आप आपके इस पास तरह कहीं भी आऊंगा। रोड जाम जब नहीं कर आपसे सकते। सवाल करता हूं तो आप उसका जवाब दे नहीं पाते, आप लौट कर अरे शाहीन ये बाग आते हैं, कांग्रेस- बार बार शाहीन बाग आते हैं। कांग्रेस शाहीन बाग पर ही प्रवक्ता आप ने मैं साफ सवाल तौर पे जो करूंगा। कहा है, मैं उनकी शाहीन बात का- बाग पर ही मैं उनकी आपसे बात का सवाल आंसर करूंगा। दे रहा हूं। शाहीन बाग पर मैं आपसे सवाल शाहीन बाग पर ही करूंगा, जब आपकी बारी आएगी आपसे सवाल करूंगा, आप खुलकर बोलिएगा। अभी फिरोज बख्त साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। फिरोज बख्त साहब, गिरिराज सिंह का जो पूरा बयान है, उन्होंने कहा कि ये जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा है, ये असल में सीए की मुखालिफत नहीं हो रही है, बल्कि खिलाफत कायम करने की खिलाफत तहरीक। तो मुझे मौलाना आज़ाद वाली तहरीक खिलाफत याद आ गई, आप उसी खानवादे से हैं, तो ज़रा खिलाफत तहरीक की तारीख बताइए और ये बताइए कि गिरिराज सिंह कौन सी खिलाफत की बात कर रहे हैं। देखिए, एसएस में दो हिस्सों में मैं अपनी बात को बांटूंगा जी। ये जो खिलाफत है जिसका आपने जिक्र किया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से, जी। जो कि भारत रत्न भी थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और गांधी नेहरू आज़ाद के बहुत करीबी दोस्तों में से थे। और जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, चाहे वो तालीमी कल्चर हो, मजहबी कल्चर हो, कल्चरल कल्चर हो, वो सारा उसका उन्हीं के ज़रिए से वो आगे आज जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं इंटरफेथ हारमनी की, वो उन्हीं की देन है। अब देखिए, ये जो खिलाफत है इसका कोई लेना देना नहीं है शाहीन बाग से। शाहीन बाग तो चंद लोगों को बिठा दिया गया, खवातीन को बिठा दिया गया, बच्चियों को बिठा दिया गया, उनको वरगला दिया गया है, उनको इंसाइट। मतलब आप भाजपा प्रवक्ता के नजरिए से कह रहे हैं मुझे बात ये देश पूरी के करने मुसलमानों की तरफ से कह रही है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है, आप बात बड़े दुख की बात है तो मुझे बात तो पूरी करने दें। वहाँ बैठी महिलाओं को किराए की अरे मैंने नहीं कहा, कौशिक साहब, अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालिए। वो जो महिलाएं वहाँ बैठी हैं किराए की नहीं है, अरे आप दुख कहते होगा। होंगे या आप कहते होंगे, मैं नहीं कांग्रेस पार्टी को दुख कहता। होगा भैया, क्योंकि उन्हीं का सुनिए, प्रोपेगेंडा है। फिरोज उनकी वजह से वो लोग वहाँ बैठे हैं। फिरोज उन्हीं की आप वजह बोल से लीजिए, पूरा ठीक है, वहाँ मैं पे खामोश हो पूरा जाता हूँ। मंडप लगा के बैठे हैं, वहाँ जानबूझ के प्रदर्शन करके बैठे इसके हैं। बाद आपके पास आऊंगा। फिरोज देखिए, बख्त साहब कुछ बातें कर रहे हैं, देखिए, उनको सुन थोड़ा लीजिए, उसके धैर्य बाद मैं आपके रखिए, पास आऊंगा। सब्र तहम्मुल रखिए। जी। देखिए, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, उनका देखिए बड़ी कुर्बानी है। आज देखिए 63वां दिन है और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ चुकी है, अभी भी सर्दी पड़ रही है। उनके बारे में जो कहा जाता रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनका जो मैसेज था वो कन्वे हो गया। और उनके बारे में भी ये कहा जाता रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वहाँ बैठी हैं या उनको बिठाया गया है। वो बेचारी उनको इस चीज़ का नहीं पता कि उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, उनके कंधों पे कौन बंदूक छोड़ रहा है। ये मैं किसी भाजपा की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनका जो मैसेज था वो चहार दांगे आलम में कन्वे हो गया, हुकूमत हिंद को कन्वे हो गया, यूएनओ तक उनका मैसेज चला गया, और जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह उनका मैसेज चला गया है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत उन्होंने कुर्बानी दे दी, एक वहाँ बच्चे की भी जान चली गई, 54 रोज़ के बच्चे की। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ, ये सड़क को ना रोकें। सड़क के रोकने से तमाम जो वहाँ ये जैसे कहा जाता रहा, स्कूल की बसों की मुश्किल है, हॉस्पिटल के वैन्स की मुश्किल है, रोज़ाना वहाँ करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, लोगों की दुकानें बंद हो गई, वहाँ पे धंधे बंद हो गए, बड़े बड़े वहाँ पे मुश्किल है। खुद भी मुश्किल उठा रही हैं, सरकार को भी उससे मुश्किल आ रही है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे आने वाला है नतीजा 17 फरवरी को, उससे पहले ही इसको उठ के घर चली जाएं। उनको नहीं पता बेचारियों को कि किस तरह से उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ठीक नहीं, गंदी सियासत के लिए इन पाक महिलाओं को, मासूम महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी कर रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करूँगा अपनी, कि जहाँ तक गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई ये खिलाफत का एक टेंट यहाँ लगा हुआ है, ये बहुत थोड़े लोग हैं ये। और सीएए का मुसलमानों से फिर मैं कहूँगा कोई लेना देना नहीं है। उनको भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उनको फुसलाया जा रहा है,
और वो समझ रहे हैं। ये देखिए सीए की एनपीआर की लिस्टें, एनआरपी की लिस्टें सब बन जाएंगी, एनसीआर एनआरसी की लिस्टें बन जाएंगी, ये बन के अलमारियों में बंद हो जाएंगी। कोई भी मुसलमान डिटेंशन कैंप में नहीं जाएगा। हाँ, सरकारी लिस्टें जरूर बनाएंगी, कागज चाहे मिले या ना मिले, किसी को डाउटफुल करार नहीं है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। और वो घुसपैठिए हमारे ना तो शाहीन बाग के मुसलमान हैं ना कोई और मुसलमान है। जो घुसपैठिया है बांग्लादेश से कहीं आया है उसको उसके मुल्क में भेजा जाएगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो रहा है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद इसी टॉपिक पे लौटेंगे कि क्या देवबंद दहशतगर्दी की गंगोत्री है। ब्रेक के बाद वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह के उस बयान के हवाले से कि क्या देवबंद दारुल उलूम दहशतगर्दी की गंगोत्री है। विनय चौधरी साहब से जब सवाल हो रहा है तो वो बार बार शाहीन बाग जा रहे हैं। विनय चौधरी साहब बीजेपी के लीडर हैं, आपसे सीधे सवाल मेरा ये है, वजीर आजम कहते हैं, बहुत पुराना उनका ये नारा है कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। शाहीन बाग में जो मुसलमान खड़ा है, कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, नहीं गए होंगे तो मैं बता देता हूं। शाहीन बाग में जो मुसलमान खड़ा है वो ये कह रहा है कि मेरे एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में कुरान नहीं, देश का संविधान है, आओ हमें देखो। तो वजीर आजम तो कुरान देखना चाहते थे। देश का मुसलमान इतना देशभक्त है कि वो कुरान छोड़कर संविधान लेकर खड़ा है, लेकिन आपकी पार्टी का कोई भी लीडर वहां नहीं गया, किसी को जाने की तौफीक नहीं हुई। वहां आप जाते, आप देखते, उनका दर्द समझते और आप समझाते कि ये जो एंटी सीए प्रोटेस्ट है, ये सीए क्या है, ये किसी की शहरियत लेने का नहीं, शहरियत देने का कानून है। तो क्या आप नाकाम हो गए और क्या आपकी पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लेवल पर ऐसे प्रोटेस्ट की उम्मीद थी? देखो, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि जो इस तरह का शाहीन बाग का जो प्रोपेगेंडा किसने तैयार किया, और जो तैयार किया आपको पता होगा विपक्ष ने, जो इस तरह के वहां पर जो उनको बिरयानी वहां पे पहुंचाई जा रही है, उनको फंडिंग वहां पहुंचाई जा रही है, पीएफआई के ऑफिस वहां मिल रहे हैं, तो आपने देखा होगा विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं था। 6 साल हो गए, 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग अगर कोई भी एक्ट लेके आते हैं, कोई भी धारा लेके आते हैं, कोई भी कानून में परिवर्तन कर रहे हैं, इनको हर जगह खिलाफ करनी है। आपने देखा होगा 370 का मुद्दा हुआ, इनको विपक्ष ने इनके खिलाफत में काम किया। 35A का मुद्दा हुआ, इन्होंने खिलाफ में काम किया। 3 तलाक की बात हुई, तब ये खिलाफ में, इन्होंने कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं किया। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जब ये बार बार ये कह रहे थे कि भैया माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री जी हमेशा, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम एक तराजू में दोनों को तोलने की बात करते हैं, माइनॉरिटी को भी और हिंदू को भी एक आंखों से हम दोनों को देखते हैं। और इसलिए मैं आपको बताऊं, जब का सबका साथ सबका विकास की जब बात की थी, आपने देखा होगा 51,000 रुपए की जो राशि, एक सहायता राशि उन बेटियों को दी जा रही है जो 12th पास आउट करके जा रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं, सब्सिडी जो हज सब्सिडी है 67% प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है अपने टाइम में। और आप स्कूल और उज्ज्वला और ये सब जो हमने जो इस तरह की योजनाएं दी, तो कभी हमने देखा कि भैया ये मुसलमान है इसको योजनाएं नहीं देनी, ये हिंदू है भैया इसको योजनाएं देनी है, इस तरह की तो विचारधारा नहीं आई। हमें दुख इस बात का होता है कि ये सब कुछ काम करने के बावजूद भी जब मुस्लिम सवाल किया था कि आपकी पार्टी का कोई लीडर शाहीन बाग नहीं गया, आप बार-बार शाहीन बाग गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पीएफआई फंडिंग कर रही है, आप कह रहे हैं कि वहां बिरयानी पहुंचाई जा रही है, तो सरकार किसकी है? देखो मैं वहीं आ रहा हूं, एजेंसियां किसके अंडर में है? सिक्योरिटीज एजेंसियां किसके अंडर में है? वहां पर भी मैं आपको बता दूं, इंतजामिया किसके अंडर में है? क्या कर रही है आपकी पार्टी, क्या कर रही है आपकी सरकार? गवर्नर क्यों 7 एलजी को वहां पर भेजा और एलजी वहां पर गए, उनसे निवेदन करके आए। दिल्ली पुलिस वहां गई है, उनसे निवेदन करके आई है कि भैया हट जाओ, यहां इस तरह का आप रोड जाम नहीं कर सकते। पर वो लोग नहीं समझ रहे, उन्होंने क्या किया आप देखो, महिला और बच्चों को आगे कर दिया है। एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि भैया दिल्ली, आपके पास दिल्ली पुलिस है तो आप इनको हटा क्यों नहीं सकते? जब वो प्रोटेस्ट एस्टैब्लिश हो गया, जब वहां पे फंडिंग आ गई, जब वहां बिरयानी आ गई, तो बिरयानी की बैग चुनाव का बिरयानी आई है, पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरा फायदा उठाया, पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप ये सर आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं क्यों पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? पीएफआई के दफ्तर सर अगर हम लोग एक्शन खुले हुए हैं तो आप लोग उनसे कहते हैं कि बाहर की, तो आप लोग नहीं हुआ कि बेटियां और महिलाएं आगे हैं, बच्चियां आगे हैं, आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं और महिलाएं और बच्चे हफ्ते भी खड़े हो जाते हैं, हफ्ते 8 दिन के बाद वहां पर आए। नहीं, फिर आपको शाहीन बाग के बारे में नहीं पता, बात का है आपको शाहीन बाग के बारे में नहीं पता चौधरी
साहब, तो चौधरी साहब आपको शाहीन बाग के बारे में नहीं पता। वहां महिलाएं एक टिप्पणी करूंगा। 8 दिनों के बाद आए हैं, सरकार के पास वहां महिलाएं और बच्चे 8 दिनों के बाद आए हैं। सरकार के पास आप तो ही इनका नाकाम पैनल बात करने आ सकता है क्या? इस तरह से अगर ये जाम करके बैठ जाएंगे, ये तो हर जगह देश के अंदर जाम करके बैठ जाएंगे। चौधरी साहब मैं एक टिप्पणी करूंगा, बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। देखिए, कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आए थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस मूवमेंट को फ़ौरन ख़त्म कीजिए कि छोटे छोटे बच्चों के जहन है उनको जहर आलूद किया जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा था कि ये डेडलॉक ख़त्म करके डायलॉग होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने वायदा भी किया था। और मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर चाहते हैं आप हम जा कर के बात करें या आप हमारे साथ चलें, तो उसके लिए भी उन्होंने हामी भरी थी। तो मैं अच्छा, अब बात आई पुलिस की। मैं हिंदुस्तान की पुलिस की आज के दौर में कम से कम शाहीन बाग को लेकर के जामिया को नहीं तारीफ करना चाहूंगा कि बड़े रेस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं। अगर ये कांग्रेस का दौर होता, आप भी सुन लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सुनिए कांग्रेस का दौर होता ना और शाहीन बाग लगा होता, सैकड़ों हजारों मुसलमानों को पुलिस की गोलियों से वक्त की कमी खून दिया जाता। सवाल मैं सिर्फ शाहीन बाग के मुद्दे पर विजय कौशिक साहब से एक सवाल ले लूं, वक्त की कमी है, फिर अब्दुल मोइद अजहरी साहब के पास आऊंगा, वक्त बहुत कम है। विजय कौशिक साहब, बार बार ये कहा जाता है कि शाहीन बाग में पीएफआई फंडिंग कर रही है, शाहीन बाग में बिरयानी आ रही है, शाहीन बाग में लोग प्रोजेक्टेड लोग बैठाले गए। मेरा सवाल यह है विजय कौशिक साहब कि जब ये सब कुछ हो गया, 1 महीने 1.5 महीने गुजर गए, उसके बाद समझ में आया कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। पहले से आपको क्यों नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, तैयारी क्यों नहीं थी? मैं आपको बताऊं, ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भाजपा का है, इसलिए सारी बातें बकवासबाजी भाजपा का है। फायदा अरे भाई साहब, मैं बात रखूं ना रखूं, कौशिक साहब फायदा आप उठा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के अंदर आपने देखा होगा वोट बैंक था, 30% मुस्लिम वोट बैंक था, वो पूरा एक होके आम आदमी पार्टी को बढ़ाया। आप लोग आम आदमी पार्टी की बैकबोन बन के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के अंदर क्यों अपनी अहमियत क्यों नहीं दिखाई? अगर इनको अहमियत दिखानी होती क्यों नहीं दिखाई? अरे भाई साहब, बता दूं, अब आपको पूरा वक्त दिया था, आपने पूरी बात रखी। विजय कौशिक साहब को जवाब देने दीजिए। शाहीन बाग की हकीकत को जानने की जरूरत है। मसला मैं अपनी बात रख दूं जरा जी। शाहीन बाग की हकीकत को जानने की जरूरत है कि शाहीन बाग में आखिर महिलाएं क्यों बैठी। हकीकत यह है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें पुलिस घुस गई, वहां छात्रों के साथ जो मार पिटाई हुई, उसके रोष स्वरूप महिलाएं वहां बैठी थी, उनके बच्चे थे, जो महिलाएं पीड़ित थी। बाद में इसके अंदर दूसरे मुद्दे जुड़ते चले गए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सरकार का फर्ज था कि सरकार उनके बीच में जाती। इन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। इन्होंने शाहीन बाग को करंट पहुंचाते पहुंचाते खुद ये उस करंट से झुलस गई है भाजपा। दिल्ली के चुनाव में इनके सारे नेता उतर गए और देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने ये बता दिया। देखिए, कांग्रेस कभी भी शाहीन बाग के कारण से कांग्रेस पूरी राजनीति नहीं करती। पूरी पार्टी, लेकिन 3 बार 15 साल लगातार दिल्ली की सत्ता में काबिज रहे आप लोग, और आज कहीं नहीं दिखे चुनाव के अंदर, और आप लोग बैक से सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी का। अरे साफ तौर पे हाँ कर दीजिए ना कि भाजपा को फायदा न मिल जाए, इसलिए सारी वो चली गई। अरे जीरो का आविष्कार करने वाली कांग्रेस आप दूसरों को पाठ पढ़ा रही है। जीरो का आविष्कार किया है आपने दिल्ली के अंदर। आपकी स्थिति तो जीरो से भी बदतर है। दिल्ली के अंदर जीरो का आविष्कार किया है आपकी। आज भट्ट भी सोच रहे होंगे कि भैया कांग्रेस ने जीरो का आविष्कार दिल्ली के अंदर किया है। आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी। चौधरी साहब, आखिरी कमेंट लेते हैं अब्दुल मोइद अजहरी से। वो बहुत देर से खामोश बैठे हैं, आपने सारी बातें सुनी, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाकई में ये तो भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है। वो बार बार इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये हमेशा इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्ष ने किया। अगर विपक्ष किया होता तो दिल्ली के इस चुनाव में कम से कम 1 सीट तो उसकी आती। एक बात तो ये हो गई। लेकिन दूसरी बात, अब्दुल मोइद अजहरी साहब, लेकिन वहां शशि थरूर तो गए, वहां मणिशंकर अय्यर, वही तो मैं कह रहा हूं, वहां आम आदमी पार्टी सारे लोग लोकल लीडर, लोकल एमएलए तो वहां पर गए, उन्होंने भड़काया। अब्बास साहब ने भड़काया, उन्होंने तकरीर की। मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं? मणिशंकर अय्यर मुझे बात कंप्लीट कीजिए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, एक्सेप्टेड हैं। ये एक दिन में खत्म हो जाता। शुरू से लेकर आज तक एक ही मांग थी, कोई आ जाओ, बात कर लो, वरना हमारी ही कम्युनिटी से बाहर निकलकर लोग ये न कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें वर्गाया जा रहा है और बच्चों के जहन में जहर भरा जा रहा है। आप मुझे बताओ, झूठ बोल रहे हैं।
कोई एलजी नहीं गया, वहां पर गए, दिल्ली कोई पुलिस एलजी वहां नहीं पे गई गया, है। झूठ अगर बोल एक बात रहे हैं। बताओ, चलो अगर आपने माना आपके कहने से कोई नहीं गया, चौधरी साहब पहले बात सुनिए, चौधरी साहब बात सुनिए, आप बात सुनिए पहले, चैनल के माध्यम से चौधरी साहब बात सुनिए तो सही। चौधरी साहब पैनल जो शाहीन बाग का पैनल है वो क्या सरकार के पास आ नहीं सकता थे? मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बात सरकार के पास में विचार विमर्श करने नहीं मैं आ एक सकता बात कह रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए क्या सरकार नहीं, आप सुनिए पहले, देश के अंदर नहीं है सरकार चौधरी साहब, कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहती थी ताकि वो दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग को मुद्दा बना सके, और आज तक दिल्ली के किसी भी प्रोटेस्ट की जगहों पर कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अब्बास साहब, आखिरी एक बात, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मुझे अफसोस होता है हर उस डायलॉग देने वाले पर जो ये कहता है कि शाहीन बाग जैसे देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट को सीए के बारे में खबर नहीं है। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सीए के बारे में पता है, एनपीआर के बारे में पता है, एनआरसी के बारे में पता है, और अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं उन्हें वर्गलाया जा रहा है। अगर उन्हें वर्गलाया जाता तो वो प्रोग्राम नहीं होता। हक की बात मांग रहे हैं, बात करें, आप अहंकार खत्म हो रहा है, अहंकार और सिर्फ अहंकार है। एक बार उनसे बात कर लो, आप फेडर डाउन कीजिए, आप दोनों गेस्ट के फेडर डाउन कीजिए। चौधरी साहब वक्त खत्म हो गया। हम आज बात कर रहे थे गिरिराज सिंह के उस बयान पर जो उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की गंगोत्री है दारुल उलूम देवबंद, लेकिन इस बहस में बार बार यह बहस का रुख शाहीन बाग की तरफ गया और सवाल मदरसों पर था, सवाल मदरसों में पढ़ाए जाने वाले निसाब पर था। हम सवाल करना चाहते थे कि वहाँ के निसाब में क्या होता है, वहाँ के निज़ाम में क्या होता है, मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, लेकिन इस पर बात मुकम्मल नहीं हो पाई। जबकि मदरसे के बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लेकर कहते हैं कि यहीं की सारी बातें हैं, यहीं के सारे मंजर हैं। वो पागल हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ने कोई नहीं जाता। आज के मुद्दा में बस आज के लिए इतना ही।